हेलो बच्चों, दिस इज काजल गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस वीडियो में हम केवल उसी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो सिलेबस में इंक्लूडेड है। जो टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गया है, जैसे कि एडेप्टेशन का टॉपिक, वो हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हम पॉपुलेशन क्या है, किसे कहते हैं। तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं जिनकी स्पीसीज सेम हो, जो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हो, जो सिमिलर रिसोर्सेज को आपस में शेयर करते हो और उन रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करते हो, कंपटीशन भी हो, और जो इंटरब्रीड कर सके, तो इन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट लिव इन अ जियोग्राफिकल एरिया share and compete for the similar resources and they can interbreed। और हाँ, पॉपुलेशन टर्म का यूज केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं होता, बल्कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म का भी पॉपुलेशन होता है। जैसे कि बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, तो किसी कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया का पॉपुलेशन, ये सभी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका भी पॉपुलेशन होता है। ऑल कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड एरिया, वेटलैंड में पाए जाने वाले कॉर्मोरेंट्स ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका पॉपुलेशन होता है। रैट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग, अबंडेंट ड्वेलिंग का मतलब क्या हुआ? तो ऐसी जगह जहां पर जनरली लोग नहीं रहते हैं और वहां पर वेस्ट फूड काफी मात्रा में अवेलेबल हो, वहां पर चूहे आसानी से ग्रो करते हैं, वहीं पर रहने लग जाते हैं, दैट इज अबंडेंट ड्वेलिंग। उसी तरीके से अब किसी फॉरेस्ट में किसी पर्टिकुलर ट्री की पॉपुलेशन ले सकते हैं। देखिए, पॉपुलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी एक इंडिविजुअल की नहीं हो सकती। जैसे कि इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है कि उसमें बर्थ हो सकता है, डेथ हो सकता है ना। वो इंडिविजुअल का है कि कोई पर्टिकुलर डेथ हो गई तो एक की डेथ हो गई, या दो की डेथ हो गई, या एक दो का बर्थ हो गया, तो वो इंडिविजुअल का होता है बर्थ एंड डेथ। पॉपुलेशन में क्या होता है? अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहां बर्थ रेट एंड डेथ रेट की बात करते हैं। तब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन। तो देयर आर 5 प्रॉपर्टीज। ये 5 प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है बर्थ रेट, जिसे हम नेटेलिटी कहते हैं। सेकेंड है डेथ रेट, मॉर्टेलिटी बोलते हैं। थर्ड है पॉपुलेशन साइज, जिसे हम डेंसिटी बोल रहे हैं। फोर्थ एट्रीब्यूट है सेक्स रेशियो एंड फिफ्थ है एज पिरामिड। तो क्या हो गए ये 5? बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी, सेक्स रेशियो एंड एज पिरामिड। तो बर्थ रेट या नेटिलिटी क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा पर ईयर। यहाँ पर कैपिटा का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 या 1000 भी हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए लास्ट ईयर किसी पॉन्ड में लोटस का टोटल पॉपुलेशन था 20, तो 20 लोटस एक पॉन्ड में था। और इस साल, तो पिछले साल 20 था और इस साल देखा गया कि इसमें पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 28। इसका मतलब इस साल नया ऐड कितना हुआ है? 8। तो हम यहाँ पर बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? बर्थ रेट का फॉर्मूला है चेंज अपॉन इनिशियल नंबर। तो चेंज कितने का आया? पहले था 20 और अब हो गया 28, तो चेंज कितने का आया है? 8 का। 8 नया बना, अपॉन इनिशियल वैल्यू था 20, तो अब डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.4। यूनिट क्या लिखेंगे? पर कैपिटा पर ईयर। मतलब पहले पॉन्ड में 20 लोटस थे और प्रत्येक ने, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, पर कैपिटा मतलब इंडिविजुअल, प्रत्येक ने 0.4 न्यू लोटस का प्रोडक्शन किया, तो बर्थ रेट हो गया 0.4। एक सेकेंड एग्जाम्पल समझिए। किसी एरिया में लास्ट ईयर ह्यूमन पॉपुलेशन थी 1000 और इस साल उसमें 100 नए ऐड हो गए, 100 का बर्थ हो गया। तो बर्थ रेट क्या होगा? 100 अपॉन 1000, तो क्या निकलेगा? 0.1 पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। ठीक है। तो सेकेंड है मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट, तो इसे भी वैसे ही निकालते हैं। इट इज नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर ईयर। किसी लैबोरेटरी में फ्रूट फ्लाई का पॉपुलेशन है 40 और 1 वीक के अंदर 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो जाती है, तो बचे कितने हैं? 36। अब आपको बताना है डेथ रेट कैसे निकालेंगे।
चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 4/40 कितना आया 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम। मतलब किसी गिवन टाइम पीरियड पर किसी पॉपुलेशन में 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, इसे बोलते हैं सेक्स रेशियो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एज पिरामिड। देखिए किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं। अब हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। और जब इन एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो इसे ही हम एज पिरामिड कहते हैं। When the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called age pyramid. और ये एज पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड, इसे हम एक्सपेंडिंग टाइप बोलते हैं। सेकंड है बेल शेप्ड पिरामिड, स्टेबल पिरामिड है ये। एंड थर्ड है अर्न शेप्ड पिरामिड, इसे हम डिक्लाइनिंग पिरामिड कहते हैं। देखिए ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की पॉपुलेशन, ये है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की पॉपुलेशन और यहाँ ये है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की पॉपुलेशन। अब इसको देख करके बताओ क्या लगता है, आने वाली पॉपुलेशन इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी? क्या होगी? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगा क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज़्यादा है। और यहाँ पर शेप देखो ट्रायंगल शेप बन रहा है, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर पिरामिड भी कहते हैं। और अब सेकंड है बेल शेप्ड पिरामिड। इसमें होता क्या है, जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है और रिप्रोडक्टिव, इनका पॉपुलेशन लगभग इक्वल होता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होता है। और इस तरीके का पॉपुलेशन बैलेंस्ड पॉपुलेशन होता है। और आप शेप देखो तो कैसा है, ये बेल शेप बना रहा है और इसमें पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। थर्ड है डिक्लाइनिंग या अर्न शेप पिरामिड। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव दोनों ही एज ग्रुप के नंबर्स कम होते हैं और ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शेप देखो तो शेप कैसा है, अर्न शेप है। और इस तरीके का पॉपुलेशन यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके का पिरामिड अगर ड्रॉ करेंगे तो यूरोपियन कंट्री का ड्रॉ होगा। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर लोगों का लिविंग कॉस्ट हाई है तो वो अपने काम पर फोकस करते हैं, फैमिली बढ़ाने पर उनका कोई फोकस नहीं है। सेकेंड ये कि वहाँ पर लोग लिव इन में ज़्यादा रहते हैं तो शादी वादी करते नहीं है तो बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो किसी गिवन एरिया में या पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ही हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि इंडिया में अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है। यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 1100 लोग रहते हैं। और वहीं यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 18,000 लोग रहते हैं, 18,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन साइज को हम डिफरेंट तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हम इन्हें नंबर में मेज़र करते हैं जो कि मोर अप्रोप्रिएट होता है। और ये साइज़ बहुत छोटी या बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे कि 9 और 10 साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर और मिलियंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। कुछ केसेस में पॉपुलेशन साइज को नंबर में डिफाइन करना मीनिंगलेस होता है, जैसे कि किसी एरिया में 200 पार्थेनियम प्लांट हैं लेकिन एक सिंगल बनियन ट्री है विद लार्ज कैनोपी, तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेटिवली जो बनियन ट्री है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, जबकि उस कम्युनिटी में एक बनियन ट्री का इनॉर्मस रोल है। तो ऐसे केस में हम पॉपुलेशन साइज को परसेंटेज कवर या बायोमास के रूप में मेजर करते हैं। और जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तब भी उसका काउंटिंग या तो इम्पॉसिबल होता है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे कि किसी लेक में हमें फिश की टोटल पॉपुलेशन निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस केस में हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। तो पूरे लेक में तो फिश को काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक ट्रैप डालते हैं और किसी एरिया में एक ट्रैप में जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उस बेसिस पर हम ये रिलेटिवली बताते हैं कि उस लेक में टोटल कितनी फिश हो सकती हैं। और कुछ केसेस में
इनडायरेक्ट एस्टिमेशन भी किया जाता है। जैसे कि टाइगर का पॉपुलेशन कैसे काउंट करते हैं, कैसे उसके साइज डिसाइड करते हैं, तो इसमें टाइगर को एक्चुअली काउंट नहीं करते हैं, उसके पग मार्क को देखते हैं, कितने पग मार्क मिले उस बेसिस पर टाइगर पॉपुलेशन बता सकते हैं। फीकल पैलेट किस किस रीजन पर मिले, कितने मिले, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि लैबोरेटरी में एक पेट्री डिश है जिसमें एक बैक्टीरिया का एक डेंस कल्चर है, तो आप यहाँ पर बैक्टीरिया की साइज, बैक्टीरिया की डेंसिटी कैसे निकालेंगे। एज यू नो कि बैक्टीरियाज आर टू न्यूमरस टू काउंट, तो हम यहाँ पर इनकी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट देखते हैं कि कितनी कॉलोनी बनी है, उस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन साइज है। तो यूनिट क्या होगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। इस प्रोसेस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी को। तो आपने ये समझा कि पॉपुलेशन साइज को हम किन किन तरीकों से मेज़र कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, बाय नंबर, मेजरमेंट इन नंबर, इन परसेंटेज कवर एंड बायोमास, थर्ड है रिलेटिव डेंसिटी निकाल कर, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एस्टिमेशन मेथड जिसमें पग मार्क या फिकल पैलेट काउंट कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, किसी एरिया में कोई पॉपुलेशन फ्लरिश करेगा या डिक्लाइन, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, प्रेडेशन प्रेशर, कंपटीशन या वेदर। जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगी, और प्रेडेटर्स अगर ज़्यादा एफिशिएंट है ना, तो प्रेडेशन प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उस केस में पॉपुलेशन साइज डिक्रीज कर जाएगी। और वेदर यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड पड़ा या बहुत रेनी सीजन में रेन हुआ तो फ्लड की कंडीशन आ गई, तो ये फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करते हैं। 4 ऐसे बेसिक प्रोसेस हैं जिसकी वजह से किसी गिवन टाइम पीरियड में किसी पॉपुलेशन की साइज या डेंसिटी फ्लक्चुएट करती है, जिसमें से 2 है नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन। नेटेलिटी या बर्थ, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी रीजन में अगर बर्थ होगा तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। सेकेंड है इमिग्रेशन, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किसी दूसरे हैबिटेट को छोड़ करके इस डेंसिटी में, इस साइज में न्यू हैबिटेट में आकर रह रहे हैं, तो यहाँ की पॉपुलेशन साइज को ये ग्रो कराएंगे। एंड नेक्स्ट 2 प्रोसेस है मॉर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन। मॉर्टेलिटी यानी डेथ, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेथ अगर होती है किसी पॉपुलेशन से तो वहाँ पर वो डिक्लाइन करेगा साइज। और इमाइग्रेशन जिससे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कुछ लोग अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को छोड़ करके वहाँ से दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं तो ये भी पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज कराते हैं। तो नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कराते हैं, वही मॉर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन ये पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कराते हैं। तो यदि टी टाइम पर किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी n है तो इसकी डेंसिटी t+1 टाइम पर होगी n+t+1। इसे हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो टी टाइम पर जो पॉपुलेशन है इसमें हम प्लस कर देंगे बर्थ और इमिग्रेशन को और माइनस करेंगे डेथ एंड इमाइग्रेशन को, तो ऐसे हमें जो मिलेगा वो t+1 टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल होते हैं, फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड सेकंड है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल को समझ लेते हैं। किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कब करेगा, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, यानी कि उनके लिए फूड अनलिमिटेड अवेलेबल है, रहने के लिए शेल्टर स्पेस भी अनलिमिटेड है, तो कोई भी स्पीसीज बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। यहाँ तक कि एलिफेंट जो कि स्लो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, इससे भी अगर अनलिमिटेड रिसोर्स मिल जाए तो ये भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। यदि पॉपुलेशन साइज को हम n से रिप्रेजेंट करें, बर्थ रेट को स्मॉल b से, देखिए पीछे हमने पढ़ा था बर्थ b से, कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ रेट को स्मॉल b से एंड डेथ रेट को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करें, तो रेट ऑफ चेंज इन अ पॉपुलेशन dn/dt को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करके n से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और b माइनस डी को r से रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाता है r इंटू एन। तो dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन। और r है क्या? यहाँ r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। r का दूसरा नाम डार्विनियन फिटनेस या रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी है। और dn बाई dt को जब ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो जे शेप कर्व यहाँ मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जे शेप कर्व मिलता है। dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन होता है, जहाँ r बर्थ रेट माइनस डेथ रेट है। और अगर हम इस फॉर्मूला को इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो हमें क्या मिलेगा? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। यहाँ e क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इसका यूज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करते हैं, जिसकी वैल्यू 2.718 होता है। देखो, जितना ज़्यादा बर्थ रेट होगा उतना ज़्यादा आर की वैल्यू होगी, है ना। आर क्या है? नेचुरल इंक्रीज का रेट है। और हर एक स्पीसीज अपने आर वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आर होगा उतना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा और उतना ही सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी में कुछ आर वैल्यू दिए हुए हैं, उसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि नॉर्वे रैट का आर वैल्यू कितना है? 0.015। फ्लोर बीटल का कितना है? 0.12। और इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन का आर वैल्यू जो कि 1981 में निकाला गया था, उस वक्त ये था 0.0205। देखो, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है ना, एक्चुअली में ये अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और कोई भी स्पीसीज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं कर सकता। एक टाइम के बाद में फूड हो या स्पेस हो, शॉर्टेज होनी ही है। तो अब हम सेकेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जो कि रियलिस्टिक है और इसे वर्होल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। और ये इम्प्लीमेंट तब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तो ये रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। यहाँ पर हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, जिसे के से डिनोट करते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी है क्या? तो पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स के शीट लगे हुए हैं। देखो, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स के सीट्स लगे हुए हैं, मतलब इस क्लास की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 40। तो 40 के ऊपर कोई भी स्टूडेंट आएगा तो वो इसमें, तो 40 के ऊपर तो कोई एडजस्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सीट तो फिक्स है। तो क्लास की कैरिंग कैपेसिटी फुल हो गई है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन अ पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे? dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिला? के माइनस एन अपॉन के। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। एन क्या है? टी टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका ग्राफ देखिए तो एस शेप कर्व या सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं इसे, ये में मिलता है। तो लिमिटेड रिसोर्स होने पर कोई भी पॉपुलेशन साइज कैसे इंक्रीज होता है? तो इनिशियली थोड़ी स्लो रेट में ग्रोथ होती है, जिससे हम लैग फेज कहते हैं, और फिर एक्सेलरेशन होता है। इसमें फास्ट रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, और फिर डिसेलरेशन होता है, ग्रोथ रेट कम होने लगती है। एंड फाइनली जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है, इस पॉइंट पर ग्रोथ रेट 0 हो जाता है, जिसे हम स्टेशनरी या एसिम्प्टोट कहते हैं। और यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाता है, n इज इक्वल टू के। तो k माइनस एन अपॉन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ओवरऑल dn अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। देखो, कोई भी पॉपुलेशन अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाने की ही कोशिश करता है, यानी कि आर वैल्यू को इंक्रीज कराना चाहता है, जिसके लिए उनमें कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इवॉल्व होती हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ में केवल एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पैसिफिक साल्मन फिश एंड बैम्बू।
दूसरी तरफ अदर ऑर्गेनिजम्स पूरी लाइफ में कई बार ब्रीड करती हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स। और दूसरा स्ट्रेटेजी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स लार्ज नंबर में स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑयस्टर एंड पैलेजिक फिशेस। इन पर प्रेडेशन प्रेशर ज़्यादा होता है। ये लार्ज नंबर में तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो सारे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैं, यानी कि ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में लगी हैं, आर वैल्यू को बढ़ाने में लगी हैं, तो ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज हैं। वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल नंबर में लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। ये के सेलेक्टेड स्पीसीज है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के आसपास पहुंचने वाली है।